चलिए आज हम कैश फ्लो का सेकंड क्लास में रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। ये बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे क्या देता है। मुझे देता है ड्यूरिंग द पीरियड मेरा जो फाइनेंशियल पोजीशन ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज हुआ है, क्यों हुआ है। इसके लिए 3 कारण के मैंने आइडेंटिफाई किया था। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी का अल्टीमेट मेरा कैश और कैश फ्लो में क्या इम्पैक्ट आया है, तो वो हम लोगों ने फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो मेरे पास बचा रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले मैं फिर से जो इक्वेशन मैंने दिखाया था उसको फिर रिकैप करने के लिए एक बार इक्वेशन को दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक सिंपल सा असम्पशन लेके काम करूंगा। assuming there is no changes in delta f, मतलब नो फिक्स्ड एसेट में चेंज, अच्छा नो चेंज, नो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अगर फंडामेंटल इक्वेशन आपको याद है, चेंजेस इन कैश क्यों होता है, रिजर्व चेंज, प्रॉफिट चेंज मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट मेरा हुआ था, तो उसको मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लासिफाई करता हूं तो ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंजेस इन अदर करंट एसेट प्लस चेंजेस इन current liability minus changes in fixed asset plus changes in loan plus changes in capital। ये इसको मैंने जीरो कर दिया, इसको मैंने जीरो कर दिया। कहां बोला है, नो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये सिचुएशन में ये आंसर क्या हो गया, ईबीआईटी के साथ डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक कर दीजिए सर, माइनस चेंजिंग इन ओसीए प्लस डेल्टा सीएल, ये तो सब जीरो हो गया है। तो व्हाट इज द इंपैक्ट, मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया, इसका ही रिकैप है। चेंजेस इन कैश में तो मुझे ये कंपोनेंट लगेगा, ये कंपोनेंट लगेगा, ये कंपोनेंट लगेगा। ये तीनों का ही नाम मैंने, ये पूरा एक्टिविटी को मैंने क्या बोल के रखा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये था इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये था फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये दोनों को मैंने जीरो करके रखा था। तो कैश फ्लो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मान के चलता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे आएगा सर, ये मेरा जो फिगर है तो एक्रूअल बेस्ड इनकम है। ये ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी मेरा जो है दैट इज एक्रूअल इनकम। एक्रूअल इनकम मतलब आप आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट, सेल्स सब कंसीडर करते हैं, लेकिन मुझे तो कैश फ्लो में जाना पड़ेगा, मतलब कैश बेसिस में लाना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा, मुझे पहला जो काम है, फर्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, स्टेप 1 इसके लिए आप जानते हैं, जैसे ईबीआईटी इक्वेशन देखिए, ईबीआईटी जैसे ही बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। ईबीआईटी डिक्रीज करेगा तो कैश डिक्रीज करेगा, मतलब इसके साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट। करंट लायबिलिटी के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट, क्यों, पॉजिटिव साइन। अगर ये इंक्रीज करता है ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज करेगा। अब आ जाता है अदर करंट एसेट, साइन क्या है, नेगेटिव। देखिए ये साइन नेगेटिव साइन है, मतलब ये इंक्रीज करता है तो कैश फ्लो डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करता है तो कैश फ्लो इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये इक्वेशन मैंने कल ही क्लास में आपको दिखा दिया था, फिर से रिकैप किया। तो
ये कैश चेंजेस कैसे मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैं निकाल सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेशन से मेरा कितना कैश जनरेट हुआ है। तो कैसे करेंगे, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन of net cash flow from operating activities। पहले कैश फ्लो को निकालेंगे, उसके बाद नेट कैश फ्लो आएगा। स्टेप 1, Step 1, calculate the changes in profit। Step 2, adjust non-operating income and expenses। 3, adjust non-cash expenses। 4, adjust increase and decrease of other current asset and current liability। ये 4 स्टेप आपको करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आप पहले निकालेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, in activities। Before changes in working capital। इसको फंड भी बोला जाता है, इसको कैश भी बोला जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, अगर करेंट लायबिलिटी ओवर द पीरियड बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ऐड होता है। कहां से पता है, यहां से। जैसे इंक्रीज है तो कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा, इसलिए एड less decrease in current liabilities and decrease in other current asset। less increase in current asset, अगर other current assets, अगर current asset increase करता है तो इसका impact, because साइन नेगेटिव है,
उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करता है तो कैश फ्लो इंक्रीज करेगा। दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेस टैक्स paid add tax refund। आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग net cash flow from operating activities। डन। तो यहां पर मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने दो इलस्ट्रेशन आपको दिया है, हम लोग देखेंगे तो कैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट होता है, उसके बाद करंट एसेट का एडजस्टमेंट, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, टैक्स का एडजस्टमेंट, स्टोरी खत्म। मतलब ये दो और ये तीन, बस। तो तीन बेसिकली 3 स्टेप का प्रोसेस है। डन। चलिए, तो पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होते हैं हम देखते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग, हाँ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये निकालने के लिए मैं एक अकाउंट का हेल्प लूंगा जिसका नाम है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अकाउंट का हेल्प लूंगा जहां से क्यों एडजस्टमेंट मुझे नेट प्रॉफिट से कन्वर्ट करके मुझे लाना है फंड फ्रॉम कैश प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो तरीका यही है, बाय नेट बैलेंस CF BF, मतलब ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस CD, that is closing balance। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है। ये जो मैं कर रहा हूं इनडायरेक्ट तरीका, इसका एक डायरेक्ट तरीका है, सिंपली सेल से कितना कलेक्शन हुआ है, डेटर से मेरा एक्सपेंसेस के लिए कितना मेरा खर्चा हुआ है, वो दोनों माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन वो करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम लोगों को नहीं देता है, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी से हम लोग करेंगे। तो चलिए उसी से ही करते हैं। तो इनडायरेक्ट अप्रोच से हम लोग करेंगे, एडजस्टेड PL ओपन करेंगे जहां पर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा, और यहां पर टू नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस टू प्रोविजंस टू depreciation by non-trading income।
चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स, बिकॉज टैक्स में हम लोग बिफोर टैक्स कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो फिगर है हम लोग बिफोर टैक्स करते हैं, तो इसलिए टैक्स पे एड बैक करना पड़ता है बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन जो फिगर आ जाएगा दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यहां से हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज मेरा क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये फिगर एक्चुअली है EBDIT, दैट इज EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच से। आप लोग तो लेवरेज में अर्निंग EBIT करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, वो डायरेक्ट अप्रोच था लेवरेज में जो करते थे, हम लोग यहाँ पर उल्टा करके करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच से करेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो निकालने के लिए मेन चीज सिखाया था आप लोगों को, EBIT अगर दिया जाता है उसके साथ डेप्रिसिएशन ऐड करो तो कैश फ्लो आ जाता है। क्यों? बिकॉज हम लोग ये दिमाग में रखते थे कोई वर्किंग कैपिटल का चेंजेस नहीं हुआ, तो अगर वर्किंग कैपिटल का चेंजेस मतलब ये भी जीरो, अगर ये भी जीरो हो गया तो कैश फ्लो क्या है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए EBIT प्लस डेप्रिसिएशन, वही तो हम लोग कैपिटल बजटिंग में करते थे कैश फ्लो निकालने के लिए, मतलब इसके साथ उसका भी एक कनेक्शन हो गया। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 में जाएंगे। चलिए तो फर्स्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक प्रॉब्लम से करेंगे, इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको क्या कंप्यूट करने के लिए बोल दिया है, कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आ जाते हैं स्टेप 1, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे PL अकाउंट का, बाय PL बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन CD 1 लाख, गलत, दैट इज ओपनिंग फिगर, ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 है और ये क्लोजिंग फिगर 2,50,000। इंफॉर्मेशन में सिर्फ डेप्रिसिएशन दे दिया है, मतलब प्रोबेबली कोई फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो फाइन सिर्फ डेप्रिसिएशन है। तो कितना डेप्रिसिएशन, 15,000, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम और कैश फ्रॉम ऑपरेशन।
जिसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन और EBITD, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। कितना? 40, 50, 90, 1,05,000। आ गया आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये फिगर। अगर कोई वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं है तो यही मेरा कैश फ्लो, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल चेंज है तो उसको एडजस्ट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए स्टेप 2, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Cash from operation before changes in working capital. $1,05,000 and एक एक आइटम को देखते हैं। करेंट लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी 45 से 25 हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है। अच्छा, बिल्स पेबल 35 से 40 मतलब इंक्रीज हुआ है, और करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो कैश फ्लो में उसका इंपैक्ट पॉजिटिव होता है। मैंने इक्वेशन फॉर्म करके आप लोगों को दिखा दिया। इनडायरेक्टली भी सोचिए, अगर मेरा लायबिलिटी 35 से 40 हो गया मतलब इनडायरेक्टली मुझे पेमेंट कम करना पड़ा, तो कैश में सेव कर सका। तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना? 40 माइनस 35, that is 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15 से 10, अच्छा दोनों ही डिक्रीज होगा। लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ, मतलब मेरा जो ओपनिंग था 25 हो गया, 45 से 25 मतलब मुझे पेमेंट ज्यादा करना पड़ा। जैसे ही मैं पेमेंट किया मतलब मैं कैश सेव नहीं कर सका, टैक्स मेरा निकल गया, कैश मेरा चला गया, तो कैश आउटफ्लो हुआ। और इनडायरेक्टली हम लोगों को इक्वेशन आई थिंक याद है, क्या इक्वेशन? चेंजेस इन कैश फ्लो इक्वल टू EBIT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंजेस इन करेंट लायबिलिटी। तो ये क्या चेंजेस हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है। अगर ये साइन डिक्रीज है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो में भी डिक्रीजिंग इम्पैक्ट रहेगा। तो डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स होने से उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो में क्या हम लोग सीखे हैं सर? उसका इक्वेशन से हम लोगों को पता है इम्पैक्ट कैश फ्लो में नेगेटिव होगा, मतलब डिक्रीज करेगा। कितना? 45-25। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, 10,000, 5,000। ये भी डिक्रीज हुआ, तो ये इक्वेशन से पता चल गया मुझको।
करंट में क्या है, इन्वेंट्रीज 40 से 60 लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। दो एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है। एक, जैसे ही करंट एसेट डिक्रीज करता है तो आधा करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, वो जैसे ही इंक्रीज करता है मतलब इसका साइन नेगेटिव, इसका इंपैक्ट यहाँ पर उल्टा होगा, मतलब इंक्रीज करता है तो कैश फ्लो में इंपैक्ट डिक्रीज होगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे ही मेरा इन्वेंट्रीज बढ़ता है मुझे और भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कैश मेरा चला जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। 60 माइनस 40, डेटर्स। डेटर्स 60 से 50 डिक्रीज हुआ है, एंड डिक्रीज इन डेटर्स। इसका भी दो एक्सप्लेनेशन। सर जैसे डेटा डिक्रीज करता है, नेगेटिव साइन, फिर से नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है, कैश फ्लो बढ़ता है, इसलिए है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, डेटर्स जैसे डिक्रीज करता है मतलब कलेक्शन मैंने ज्यादा किया। 60 माइनस प्रीपेड 50 से 75 लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज। इसका भी दो एक्सप्लेनेशन। सर ये इंक्रीज कर रहा है, उसका इंपैक्ट कैश फ्लो में नेगेटिव पड़ेगा। अगर सर ये दूसरा एक्सप्लेनेशन, प्रीपेड खर्चा ज्यादा दे रहा हूं तो 50 से 75 हो गया, मतलब इस साल और भी ज्यादा प्रीपेड खर्चा किया। 25 और कुछ नहीं है, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए 105 प्लस 5 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 25, 50,000 लेस टैक्स पेड। मेरा यहां पर कुछ नहीं है, नील, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने से के लिए मुझे ये कंपोनेंट लगेगा, ये कंपोनेंट लगेगा, ये और ये कंपोनेंट का ही मतलब नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। तो ये करने के लिए मुझे लगता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये हम लोग करेंगे एडजस्टेड पीएल से। ओके, तो ये एडजस्टेड पीएल के साथ हम लोग ऐड करेंगे करेंट लायबिलिटी माइनस अदर करेंट एसेट। ये जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। और एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टोटल कैश कलेक्शन, टोटल एक्सपेंसेस जो कैश में हुआ है माइनस करने के बाद जो आता है सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे। डन। So that is net cash flow from operating activities. Clear? तो illustration 1 हम लोग का हो गया। illustration 1। अब आएंगे illustration 2 में।
इलस्ट्रेशन 2 में भी मोर और लेस सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, हम लोग करेंगे उसको, देख लीजिए इसको। Illustration 2. Step 1. Fund from operation. एक मेथड होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। हम लोग इनडायरेक्ट से ही करते हैं। एडजस्टेड पीएल अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई बैलेंस सीडी ओपनिंग, $120,000। टू बैलेंस बीडी 80। टू डेप्रिसिएशन, उल्टा लिखा रे, ब्रॉट डाउन सीडी। टू डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। ये दोनों का डिफरेंस करता तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता। तो डेप्रिसिएशन 10,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, टैक्स प्रोविजन 50,000। प्रोवाइडेड बोला है, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन क्या है 50,000। मतलब बाय कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ये फिगर क्या है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू EBDIT। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,20,000 माइनस 80 sorry 80 plus 60 1,40,000 तो 20,000 डन। तो बैक कैलकुलेशन से हम लोग कर लिए, ओके। अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash from operation before tax and working capital adjustment, $20,000। नाउ एक एक को करते हैं। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट मैं बाद में आता हूं। क्रेडिटर्स 1620 and increase in creditors
इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्यों ऐड हो रहा है? दो एक्सप्लेनेशन। सर ये फिगर बढ़ रहा है और साइन पॉजिटिव है तो कैश फ्लो में भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। दूसरा, क्रेडिटर्स पहले जो मेरा था और भी बढ़ गया, मतलब मैंने परचेस किया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो मतलब कैश फ्लो का सेविंग्स हुआ, तो दैट इज कैश फ्लो बढ़ गया है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हाउ मच? 20 minus 16, 4000. Inventories decrease हुआ and increase in inventories 40. increase नहीं तो decrease in inventories how much? 40 minus 35. दो एक्सप्लेनेशन, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये साइन के लिए इंपैक्ट प्लस हो जाएगा। दूसरा, आपने जो इन्वेंटरी खरीदा है उसको ही बेच दिया है, उससे कैश फ्लो आ गया है, तो 5000। डेटर्स 60 50। अच्छा, डेटर्स का याद रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो डेटर्स से नेट करके डेट फिगर आप कंपेयर करेंगे। इसका मतलब आपका डेटर 60 है लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000 है, तो नेट डेटर्स कितना हुआ? 55 ओपनिंग और क्लोजिंग में है 50, प्रोविजन है 4, तो फिगर आया है 46। तो एक 55 और दूसरा 46, तो एक नोट में कर लेते हैं। 1920 डेटर्स 16 50 लेस पीबीडी 5000 4000 नेट डेटर्स, उसको ही इस्तेमाल करेंगे। डिक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज इन डेटर्स, सेम एक्सप्लेनेशन। डेटर्स पहले था 55, उसके बाद 46 हुआ है, मतलब मेरा 9000 रुपए का डिक्रीज हुआ है नेट डेटर्स। तो डेटर्स अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज मतलब माइनस, साइन उसके सामने साइन है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इंपैक्ट प्लस आया। दूसरा, डेटर्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ मतलब कलेक्शन ज्यादा हुआ, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। $24,000 plus 14,000, 38 less tax paid, $30,000 $8,000 net cash flow from operating activities। आ गया। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग सीख लिए, मतलब तीनों प्रकार का आपका हो गया, फिनेंसिंग सीख लिए, इन्वेस्टमेंट सीख लिए, ऑपरेटिंग भी सीख लिए। चलिए कॉपी करिए। डन। अब
इलस्ट्रेशन 3, वहां पर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो मतलब एडजस्टेड पीएल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए एडजस्टेड पीएल करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। मेन है फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, बाकी तो आराम से हो जाता है। डेटर्स रहेगा तो ऑलवेज ऐसे फॉर्म में करना, नेट डेटर्स के ऊपर। इलस्ट्रेशन 3, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बाई पीएल, सो बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 60,000 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 95,000। मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का फिगर मेरे पास आ गया है। बैलेंस क्लोजिंग फिगर, ओपनिंग फिगर ऑफ पीएल। मतलब दोनों का डिफरेंस बोला समझ में आ जाता है सर, दैट इज नेट प्रॉफिट। लेकिन मुझे तो नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इतना आइटम एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो जो आइटम एडजस्ट करना है हम लोग करेंगे, जो एडजस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एडलेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर, नॉन कैश है तो यहाँ पर। टू, ट्रांसफर टू रिजर्व, $1,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइडेड, तो टू पीएल से लिया है तो पीएल में डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम से भी ले सकते हैं, लेकिन पीएल से लिया है बोल दिया है तो पीएल से डेबिट किया होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,000। मतलब जो पीएल का बैलेंस घटाता है डेबिट और जो पीएल का बैलेंस बढ़ाता है क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कितना, 500। नॉन कैश भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, बिकॉज उसका अलग ट्रीटमेंट होता है तो पहले उसको एड बैक करते हैं, प्रोविजन लेस होता है पेमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,000। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 3,000। डेप्रिसिएशन 5,000। बैड डेट, सर बैड डेट आएगा, सवाल ही नहीं है, बिकॉज ये पहला ऑपरेटिंग और दूसरा बैड डेट के लिए कैश फ्लो होता है। मतलब कैश फ्लो कैसे होता है, आपको डेटर्स का वैल्यू कम मिलता है ना, दैट इज इनडायरेक्टली आपका टैक्स, कैश कलेक्शन कम हो गया तो कैश आउटफ्लो हो गया। तो डेप्रिसिएशन के बाद बैड डेट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, जिसके लिए कैश इनफ्लो नहीं हुआ लेकिन आउटफ्लो भी तो हुआ। इनफ्लो नहीं होने का मतलब तो इनडायरेक्टली आउटफ्लो के बारे में ही बोल रहा है। डिस्काउंट अलाउड सेम ही चीज। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाय इनकम
from investment. $3,500. इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है 4,000. कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग होने से ही ऐड. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग बट डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है इसलिए ऐड बैक किया. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट ये ऑपरेटिंग नहीं हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग. अगर रेवेन्यू जनरेट और ऑपरेटिंग का मतलब दोज हो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. क्या सेल ऑफ मशीनरी प्रिंसिपल बिजनेस है आपका? प्रॉफिट तो नहीं आएगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी मतलब जो जो पीएल में क्रेडिट और डेबिट हुआ है हम लोग उसको उसके स्थान में दे देंगे. ये सब डेबिट हुआ तो इसको सब डेबिट में देते हैं. जो जो डेबिट क्रेडिट हुआ है सबको क्रेडिट में देते हैं 3,000. लेकिन ये डेबिट क्रेडिट करने के टाइम ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा कोई ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैश में है उसको गलती से यहां पर नहीं लाना है. जैसे मैंने बैड डेट को नहीं लाया. डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव अगर रहता तो नहीं करता. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये ऑपरेटिंग नहीं है. ऑपरेटिंग का डेफिनेशन है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी उसके रिलेटेड इनकम उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस 2,500. लॉस ऑन फर्नीचर सेल पेटेंट रिटन ऑफ. सर ये तो ऑपरेटिंग है यस बिजनेस रहेगा तो पेटेंट तो आपको एक्वायर करना ही पड़ेगा. लेकिन रिटन ऑफ मतलब ये आपका नॉन कैश है. ऑपरेटिंग लेकिन नॉन कैश. डन. और तो कोई आइटम नहीं है. स्टोरी खत्म. बाय बैलेंस आएगा फंड और कैश फ्रॉम ऑपरेशन before changes in working capital. जिसको ही हम लोग बोलते हैं EBIT प्लस depreciation, that is earning before interest tax depreciation, operating profit. गलत हो सकता है कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा. 1,47,800 minus 16 minus 6,500 81,300. That is fund from operation. तो देखिए आप लोग कैश फ्लो सीख गए 2 क्लास में ही. आपको पहला क्लास में मैंने फाइनेंस एक्टिविटी सिखाया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिखाया और आज के क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो आता है वो मैंने सिखाया. तो कैश फ्लो का 3 कंपोनेंट है. 3 कंपोनेंट निकालना आपको पता है तो आप 3 कंपोनेंट निकाल लीजिए, आंसर कर दीजिए. लेकिन दोस्त यहाँ पर ही मजे का बात होगा आपके लिए. आप देखिएगा जितना मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है सब मैंने आपको दे दिया है. आई हैव गिवन एवरीथिंग. कितना प्रीमियम, कितना डिस्काउंट, कितना ट्रांसफर, कितना प्रोविजन, सब कुछ दे दिया. लास्ट क्लास में कितना बाईबैक हुआ था, कितना रिडेम्पशन हुआ था, कितना एसेट परचेस, एसेट सेल, सब कुछ बोल दिया था. लेकिन प्रॉब्लम है आपको तो मैं सिर्फ एग्जाम में 2 बैलेंस शीट दूंगा 2 ईयर का
और कुछ इंफॉर्मेशन आपको तो नहीं बोला जाएगा। कितना एसेट सेल है, कितना एसेट परचेज है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब लास्ट 2 क्लास में जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बाकायदा निकालना पड़ेगा। मतलब सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 तक जितना आपने अकाउंटिंग सीखा है, 5 तक जितना अकाउंटिंग आपने सीखा है, हर अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज आ गया मेरा एग्जाम लेने का। मैंने आप लोगों को कितना सिखाया है, मतलब जो सीरियसली क्लास किया होगा, जब हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे तब हम देखेंगे यस सर, सब कॉन्सेप्शंस का अब पूरा समराइज फॉर्म हम लोग देखेंगे। मतलब हर इंफॉर्मेशन मुझको अकाउंट करके निकालना पड़ेगा, मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा कितना बाईबैक है, कितना प्रीमियम है, कितना रिडेम्पशन है, कितना इशू है, कितना एसेट परचेज है, कितना रिटर्न ऑफ है। कुछ नहीं बोला जाएगा, सब आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसी का ही बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटा छोटा करके हम लोग आपको सिखाएंगे। उसमें बहुत कुछ आप पहले से ही जानते थे, लेकिन हाँ बहुत कुछ भूल गए हैं। उसका एप्लीकेशन आप हम लोग 4-5 क्लास लगेगा वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गया मतलब ये सब इंफॉर्मेशन करना आपने सीख गया। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन निकालना सीख गए तो आपको तो 3 एक्टिविटी करना आता ही है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म, कुछ नहीं बचा रहता है, पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो ध्यान से ये 2 क्लास देखेंगे और सब्सिक्वेंट जो 4-5 क्लास होगा वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। रोज हम लोग एक न्यू एरिया में काम करेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छा रहे आप लोगों का मन, शरीर, कंसंट्रेशन, और आप लोग पढ़ाई लिखाई करते जाइए। चलिए, कैरी ऑन।